तो नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर नंबर 4B जो कि है सीक्वेंशियल सर्किट्स। ओके, तो बेसिक से शुरू करते हैं। मान लो ये दो इन्वर्टर लगे हैं एक साथ, तो क्या ये आउटपुट देंगे? तो यहाँ पे क्या लॉजिक है कि जब तक कोई इनपुट नहीं तब तक कोई आउटपुट नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे लॉजिक है। कोई भी गेट है, कोई भी कॉम्बिनेशन का गेट है, कुछ भी है, अगर इनपुट नहीं दोगे तो कोई आउटपुट नहीं। तो इनपुट मान लो हमने 0 दिया, अब क्योंकि दो इन्वर्टर हैं तो ये क्या है, एक तरीके का ये बफर है। ओके, तो आउटपुट भी सेम 0 दे देगा। तो ये कैसा सर्किट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐसा होता है कि जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते तब तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिलता। तो ये इसकी कंडीशन है, या बोले तो इनडायरेक्टली कि जब तक इनपुट दोगे तभी तक आउटपुट मिलेगा। यहाँ ये चीज़ सीक्वेंशियल में नहीं होती, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी इनपुट देना पड़ता है, बट ये कंडीशन वैलिड नहीं है कि जब तक इनपुट नहीं दोगे तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सीक्वेंशियल सर्किट की मेन कैटेगराइजेशन क्या है कि उसके पास मेमोरी होती है और प्रेजेंट और पास्ट इनपुट्स दोनों पे डिपेंड करता है। ये मेन चीज़ है सीक्वेंशियल के अंदर। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किट है, सेम सर्किट है, बट इसमें ये हमने वायर डाल के और इसको वापस से इनपुट में जोड़ दिया, ये फीडबैक हमने कर दिया। तो इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें भी ये भी कोई आउटपुट नहीं देगा, भले ही फीडबैक दे दिया लेकिन कोई इनपुट तो अभी भी नहीं गया ना। 6 बजे आज के प्रेजेंट डे में, मान लीजिए हमने 6 बजे आज के प्रेजेंट डे में इसमें इनपुट डाला। ओके, इनपुट एक पल्स की तरह है कुछ इस तरीके से, तो हाई है मतलब 1 इनपुट 1 दिया, मान लो 1 इन्वर्टर ने उसको 0 किया, उसने उसको फिर से 1 कर दिया और फिर यही इनपुट क्योंकि फीडबैक की वजह से इसमें बार बार हो गया। तो 10 PM और 10 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद अगर हम देखा जाए, जैसे आज 27 है तो 7 ऐसे राउंड में मान लो 7 फरवरी को, तो ये इनपुट इसमें फिर से रहेगा, 1 रहेगा क्योंकि वो फीडबैक में हो चुका है, 1 रहेगा और यही 1 वापस से जाके जो ये आउटपुट में 1 मिल रहा है ये फीडबैक से जाके फिर से 1 बन जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, ये कभी घटेगा ही नहीं लूप। ओके, तो ऑब्जर्व आउटपुट 1 है और फिर से वही आउटपुट 1 है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि इस सर्किट ने वैल्यू को होल्ड करके रख लिया। इसने वैल्यू 1 को, क्योंकि आउटपुट जो 1 आ रहा था उस वैल्यू 1 को अपने आप में होल्ड करके रख लिया है, हैव कैपेसिटी टू होल्ड। तो इस सर्किट के पास क्या है, कैपेसिटी टू होल्ड करने की है। नो इनपुट बट देन ऑल्सो आउटपुट, कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है कि पास्ट में दिया था, इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये पास इनपुट पे डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट में क्या है कि कोई इनपुट नहीं भी दे रहे हैं फिर भी हमको आउटपुट मिल रहा है। सो नो इनपुट बट देन ऑल्सो आउटपुट, ये जो वर्ड है देन ऑल्सो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ रहे हो तो। और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट सिंपली क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है। जो स्टेट की बात करते हैं, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये सारी चीज़ें आउटपुट होती हैं। सो प्रेजेंट स्टेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं डिजिटल के अंदर। ओके, और नेक्स्ट स्टेट को या तो आप Q+ लिख दो या Qn+1 लिख दो, और ऐसे ही इसको भी Q और Qn भी लिख सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट स्टेट हो गया। नेक्स्ट स्टेट अकर्स आफ्टर अप्लाइंग इनपुट। तो अगली स्टेट कब आई? जब ये बात ये कर रहे हैं तो जब इसमें इनपुट डाला तभी कोई अगली स्टेट आई, क्योंकि तभी प्रेजेंट स्टेट आई। तो नेक्स्ट स्टेट इनपुट अप्लाई करने के बाद ही आती है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो थी इनको देख के समझ लेंगे सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल में क्या डिफरेंस है, इनपुट आउटपुट और सारी चीज़ों का क्या होता है। अब एक एक चीज़ से हर चीज़ जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2 इन्वर्टर लिए। देखना समझना बहुत आसानी से, 2 इन्वर्टर उठाए, उसके बाद उन इन्वर्टर में हमने एक फीडबैक डाल दिया। ओके, ये सेकंड चीज़ करी। अब उसी से एक लेवल और ऊपर चलेंगे, ये जो फीडबैक डाला है इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला डायग्राम है और जो नीचे वाला डायग्राम है ये सेम है, कैसे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्या था और इससे हमने क्या समझा, इस सर्किट के पास क्या है, ये जो 2 इन्वर्टर है जिसमें फीडबैक है, कैपेसिटी टू होल्ड करने की कैपेसिटी है। जो भी इसमें इनपुट दे दिया छोड़ के, मतलब इनपुट दे के छोड़ दिया, वही इनपुट इसमें हम बना रहेगा आगे तक। ये क्या है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और ये जो पर्टिकुलर सर्किट है ये क्या होता है, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस कपल्ड, क्योंकि इसको देख के आप अगर यहाँ देखें तो ये क्रॉस कपलिंग करी हुई है। ओके, तो ये चीज़ है। अब ये इसके इक्विवेलेंट कैसे है वो अभी मैं बात करूँगा। और ये SRAM में यूज़ होते हैं, जो कैश मेमोरी होती है मोबाइल्स में, लैपटॉप में, तो कैश मेमोरी में SRAM होती है, स्टैटिक रैम, उसके अंदर ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और ये क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर यूज़ होते हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए, समझा जाए कि इसका जो इनपुट है वो यहाँ से शुरू करते हैं, इस इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो अगले वाले का इनपुट है। सिमिलरली
इस इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो इसके, ठीक है, पिछले वाले का इनपुट है, मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, इस तरीके से। अब यही चीज़ क्या यहाँ पे नहीं हो रही, ये जो पहला इन्वर्टर है इसका जो आउटपुट है वो अगले वाले में जाके इनपुट बन गया, तो ये चीज़ फुलफिल हो रही है जो ऊपर है, और इस इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो पिछले वाले में जाके इसमें इनपुट बन गया। तो इसको ऐसे करो फीडबैक या फिर ऐसे क्रॉस कपलिंग करके दिखाओ, दोनों एक बात है, हाँ कि नहीं। तो पहले तो यहाँ हो गया, दोनों एक बात है, और इसके ऊपर वाले को क्यू बोला है, इसका आउटपुट स्टेट क्यू बार बोला है। क्यों बोला है, बिकॉज अगर यहाँ इसको ये करें तो ये वाला जो इन्वर्टर है ये ऊपर वाला है, तो जो मेन आउटपुट हुआ करता था वो ये हुआ करता था, और जो ये आउटपुट है ये फीडबैक वाला आउटपुट है, ओके, जो इसमें यहाँ जा रहा है, तो ये चीज़ है। तो एक आउटपुट क्यू है, एक क्यू बार है, ये चीज़ समझ में आई। ये दोनों सेम फिगर है, ये चीज़ समझ में आई। अब इससे और आगे क्या होता है, तो ये तो क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स यूज़ हमने किया है, ये इन्वर्टर को यूज़ किया है जो कि क्रॉस कपलिंग में है, ये समझ में आई। अब इनके पास कैपेसिटी टू होल्ड है, बट इससे एक लेवल और ऊपर हम चलेंगे। हम क्या करेंगे, अब इन्वर्टर की जगह हम लगाएंगे नॉर गेट को, ओके। ये क्या है, दिस इज़ नॉर गेट, सबको दिख रहा है ये नॉर गेट है। अभी नॉर गेट की मदद से हमने बनाया लैच को, तो इसको क्या बोला, लैच, नॉर लैच। लैच का मतलब है कैपेसिटी टू होल्ड, लगभग यही मतलब होता है, पकड़ के रखना। तो ये नॉट, इसको बोल सकते हैं नॉट लैच बोल सकते हैं, बाकी तो इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, ओके, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स। इसको बोल सकते हैं नॉर लैच, ये नॉर लैच है। तो इसमें ए और बी दो इनपुट हैं, और ये भी कैसा नॉर है, क्रॉस कपल्ड नॉर है, जो ऊपर उसको नाम दिया गया है वही इसको नाम दिया गया है। तो कहाँ से बात शुरू हुई थी, मैं फिर से बोलता हूँ, दो इन्वर्टर थे, उसमें कोई इनपुट नहीं डाला तो कोई आउटपुट नहीं, इनपुट डाला तो आउटपुट, दो इन्वर्टर, वो कॉम्बिनेशन सर्किट था। उन्हीं दो इन्वर्टर को अब हमने क्या किया कि उसमें फीडबैक डाल दिया, दो इन्वर्टर में फीडबैक डाल दिया, तो वो ये बन गया, इसके पास कैपेसिटी टू होल्ड हो गई। अब उसी को हमने इस तरीके से, इसी डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ किया, जो क्रॉस कपलिंग में ड्रॉ किया, वो जस्टिफाई कर दिया कि ये ऐसा क्यों है। उसी क्रॉस कपलिंग वाले इन्वर्टर वाले डायग्राम में अब हमने नॉर गेट लगा दिया, नॉट गेट की जगह, इन्वर्टर की जगह, और ये कपलिंग कर दी ऐसे, ओके, ये कपलिंग कर दी इस तरीके से। तो ये हमारा नॉर लैच बना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है दो चीज़ें, पहले तो ये देख लेते हैं, ये क्यू और क्यू बार है, तो ये एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि कहाँ से आया है, ओके, दो बार मैंने वो चीज़ बताई। अब यहाँ पे दो समझने वाली बातें नॉर गेट के बारे में। ये एक नॉर गेट है, अगर आप इसमें एक इनपुट पी कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 0 और क्यू 0 दे रहे हैं, अगर आप 0 दे रहे हैं तो ये क्या होगा, p + 0 का बार मतलब p का बार, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, एक इन्वर्टर बन जाएगा। तो इससे क्या निकल के आया कि अगर एक इनपुट आपका 0 है तो ये सीधे सीधे इन्वर्टर की तरह हो गया, इन्वर्ट कर देगा, मतलब आउटपुट p बार दे देगा। अगर p के संग 0 है, सिमिलरली अगर p के संग हम 1 दे रहे हैं एक इनपुट, तो ये क्या होगा, 1 + p का होल बार, और ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 1 का बार 0, तो ये 0 बन जाएगा। अगर एक इनपुट को 0 दे रहे हैं तब, इन दिस केस एक इनपुट को 1 दे रहे हैं p के संग तब, तो ये दो चीज़ आई, अगर p के संग 0 दे रहे हैं तो p बार, p के संग 1 दे रहे हैं तो 0। अब केवल इतना ही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ये जो कंक्लूजन निकाला मैंने ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, इससे डायरेक्ट समझ में आएगा लैचेस के बारे में। अगर p के संग, ये किसकी बात किसकी हो रही है, ये नॉर गेट की बात हो रही है, ये भी समझने वाली बात है। अगर एक 0 है तो वो बार इन्वर्टर बन गया, और 1 है तो 1, इसका क्या मतलब है, एक चीज़ बोली जाती है कि 1 डोमिनेट्स, नॉर गेट में 1 डोमिनेट करता है, तो जैसे हमने 1 दिया तो तुरंत हमको 0 मिल जाएगा। तो यही लॉजिक हम आगे लगाएंगे। अब हमने 4 केस लिए, जो कि हम जिसने भी लैच और फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है पहले अपने सेमेस्टर या कहीं पे भी, तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि 4 अलग अलग केस लेते हैं। एक बार ए को 0 दे रहे हैं, बी को 0 दे रहे हैं, तो देखते हैं, अगर ए को हमने 0 दिया मान लो, तो 0 देने का क्या मतलब है कि ये इन्वर्टर बन गया, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ये इन्वर्टर बन गया। अब इसके संग दूसरा इनपुट क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है, दूसरा इनपुट इसके नीचे वाले से आ रहा है। अब 0 दिया तो ये क्या बन गया, इन्वर्टर बन गया, तो मान लिया कि इसका जो आउटपुट है वो Q है, ओके। नीचे भी 0 दे रहे हैं तो ये भी इन्वर्टर बन गया, तो इसका आउटपुट जो होगा वो Q बार हो जाएगा। मतलब मान लो इसका Q बार, मतलब दोनों का अपोजिट रहेगा, ये डिस्टल का लॉजिक है कि Q, एक का Q है तो दूसरे का Q बार होगा, दोनों अपोजिट होंगे, ओके। तो इसने क्या किया, डेटा जो भी Q रहता था उसको डेटा को होल्ड कर दिया, ठीक है। इसके पास मेमोरी है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है, तो यहाँ से क्या समझे कि दोनों ही नॉट गेट बन गए, दोनों नॉट गेट बन गए। तो एक का जो आउटपुट था
मान लो यहाँ क्यू है, ओके, मान लो ये क्यू बार है, अगर ये 0 है ये 1 है मान लो, तो ये 0 के संग ये क्या जा रहा है, ये 1 जा रहा है, ये 1 जा रहा है, तो उसका इस 1 का बार इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, इस 1 का बार मिलेगा, तो 1 बार इजकल टू 0 मिला। अब समझो ये 0 है और यहाँ पे ये 0 जा रहा है, समझो इसके दो इनपुट 0 और 1 है, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर लेते, क्यू बार में कुछ भी अज्यूम हमने कर लिया, इसके दो इनपुट 0 और 0 हैं, तो ये क्या देगा, एक 0 है तो दूसरा 0 की वजह से 0 का बार दे देगा, तो ये 1 दे देगा, जस्टिफाई हो गया। अब ये 0 1 है तो ये 0 दे देगा, ये भी जस्टिफाई हो गया। तो हमने मान लिया, मतलब जैसे ही हमने ए में 0 दिया, जैसे ही हमने ए में 0 दिया और बी में भी 0 दिया, तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इससे क्या है कि अगर क्यू में जो भी था वो क्यू में रहेगा, ये कहने की बात है। तो डेटा होल्ड हो गया, तो जब भी ए बी दोनों 0 होंगे तो डेटा होल्ड हो जाएगा। और दोनों नॉर गेट हमारे इन्वर्टर की तरह काम कर रहे हैं, वो हमने देखा ही कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो इन्वर्टर, एक भी इनपुट 1 है तो वो डोमिनेट करके उसका आउटपुट भी वही दे देगा, सॉरी 0 दे देगा, ये 1 डोमिनेट, ओके। एक भी इनपुट अगर 1 है तो यहाँ पे क्या है, होल्ड, तो क्यू बार जो है वो क्यू मतलब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल हो गई। तो क्यू बार की बात कर रहे हैं, ये क्यू प्लस यहाँ पे होल्ड हो गया, मतलब ये चीज़ है। बात करते हैं सेकंड की, अगर हमने ए को 1 दिया और बी को 0 दिया, ओके, ए को 1 दे रहे हैं, ए को 1 देते ही क्या हो गया ये समझना, 1 डोमिनेट्स, ये हमने पढ़ा है, 1 डोमिनेट किया तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट तुरंत 0 बन जाएगा, ओके। तो ज़्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है, 1 डोमिनेट्स हमने सीख लिया, ऐसा क्यों होता है वो भी देख लिया। जैसे ही हमने यहाँ पे 1 दिया तो वैसे ही ये 0 बन गया, बस इसके आगे और कुछ नहीं सोचना। अब इससे खेल करना है, अब यहाँ पे 0 इनपुट है और यहाँ पे ये 0 जा रहा है यहाँ, तो यहाँ पे 0,0 दो इनपुट है, 0 है, उसकी वजह से जो भी दूसरा इनपुट है उसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 का इन्वर्ट 1, तो ये 0 दे देगा, ये 1 दे देगा। इसका मतलब क्या है, जो क्यू है वो 0 हो गया, इसका मतलब रीसेट हो गया, क्यू की जो भी वैल्यू थी वो अब 0 हो गई, वो रीसेट हो गई, ओके, रीसेट होके 0 पे आ गई, तो यहाँ पे रीसेट मेकिंग 0, तो ये चीज़ है। अगर ए में 1 दिया, अब इसका उल्टा करके देखते हैं, हम बी में 1 देते हैं, ओके, तो जैसे ही हमने बी में 1 दिया वैसे ही हमारा क्यू बार, ये क्यू बार 0 बन गया। अब जैसे ही क्यू बार 0 बन गया तो ये 1 बन जाएगा, और बाकी चेक भी कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर था, जैसे ही ऊपर 0 बन गया, ऊपर ये क्यू 0 बन गया, तो उसके 0 बनते ये जो नीचे क्यू बार है वो तो उसका अपोजिट ही होगा ना, बाकी चेक करके भी बता दिया ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये 1 बना, ये 0 बन गया, अब ये 0 यहाँ से उठ के गया इसमें, अब यहाँ पे 0 दे रहे हैं, यहाँ पे भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब क्योंकि क्यू में 1 आया है तो इसको हम बोलेंगे कि ये सेट हो गया, ओके। तो 1 आना, क्यू का 1 मतलब प्रेजेंट स्टेट का 0 आना है उसको रीसेट बोला जाता है, और उसको 1 आना उसको सेट बोला जाता है, ओके। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाए, क्योंकि बिकॉज 1 डोमिनेट। अब लास्ट केस देख लेते हैं, अगर हम ए और बी दोनों को 1 दे रहे हैं तो इस केस में क्या होगा। अगर ए को 1 दे रहे हैं, मान लो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, तो जैसे ही 1 दिया वैसे यहाँ पे 0 बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 1 डोमिनेट्स, ओके। अब जैसे यहाँ पे 0 बना, ये आ गया ये, अब यहाँ पे भी 1 दिया है तो यहाँ पे भी हमको 0 बनाना पड़ेगा, बट अब मान लो कि ये 0 यहाँ पे जा रहा है, 1 और 0 जा रहा है, तो फाइनली क्या होगा, 1 + 0 का बार मतलब 1 का बार ही हो जाएगा, क्योंकि 1 डोमिनेट, तो 1 डोमिनेट का मतलब कि सेकंड इनपुट कुछ भी आ रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 आ जाए 0 आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0। अब दोनों क्यू डिजिटल में क्यू और क्यू बार दोनों सेम तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसका इन्वर्ट है उसका बार है, तो सेम कैसे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये जो ए बी या एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें ये जो 1-1 की कंडीशन होती है ये इनवैलिड स्टेट कहलाती है, या तो कांट बी पॉसिबल या इनवैलिड स्टेट। इसका रीज़न है क्योंकि क्यू बार और क्यू एक जैसे नहीं हो सकते, तो ये अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अब इसको टेबल में समराइज अगर करें, तो टेबल में समराइज करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने उसी ए को हमने क्या माना है, आर माना है यहाँ पे, और बी को जो हमने डाला हुआ था उसको एस माना है, ओके। तो जब बी में हम 1 करते थे तो वो 1 हो जाता था, मतलब सेट हो जाता था, तो इस वजह से एस वाले में इनपुट में हम जब 1 डालेंगे तो सेट हो जाएगा। सेम तरीके से जब ए वाले इनपुट में 1 डालते थे तो वो 0 हो जाता था, वो रीसेट हो जाता था, मतलब आर वाले इनपुट में जब 1 डालेंगे तो रीसेट हो जाएगा, दोनों को 0 डालेंगे तो वो होल्ड हो जाएगा,
दोनों को 1 डालेंगे तो वो इनवैलिड। तो ये क्या है, ये एस आर लैच हमने सीख लिया, ए बी इनपुट देते देते हमने एस आर लैच सीख लिया। तो इस तरीके से हमारा एस आर लैच काम करता है, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं। तो बहुत ही ईजी है, टेबल में कुछ याद करने का है कि कुछ नहीं है। हमने इसमें 2 इनपुट डाले एस और आर। ओके, अब एस में 1 दे रहे हैं तो सेट कर देना है, आर में 1 दे रहे हैं तो रीसेट कर देना है, दोनों को 0 दे रहे हैं तो होल्ड कर देना है, और अगर 1 1 दे दिया तो इनवैलिड कर देना है। तो यहाँ तक तो कोई भी दिमाग लगाने वाली बात है नहीं कि दिमाग लगा के याद करना है। अब ये सिंपल एस आर लैच है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला केस है टू स्टोर 1। अब हम सीखेंगे कि स्टोर कैसे करते हैं। तो ये तो एस आर लैच है, समझ में आता है। एक इनपुट आर है, एक इनपुट एस है, ऊपर ए वाला जो हमारा हुआ करता था वो हमारा आर है और बी वाला हमारा एस है। ओके, ऊपर क्यू है, नीचे क्यू बार है। अब ये होल्ड तभी कर सकता है जब हमारा आउटपुट 0 0 हो। ये कंडीशन तो है ना, ये हमने ऊपर देखी कि होल्ड तभी करेगा। अब इसमें समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने 1 दिया और यहाँ पे 0 दिया, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा, यहाँ पे 1 कर देगा। बट जब तक हमने ये दिया है 1 0, मतलब मान लो कि यहाँ पे वायर टच कर रहे हैं, कहीं से लाके बैटरी से वायर टच कर रहे हैं। ओके, तो ये 1 दे रहा है, इसको ग्राउंड जोड़ा हुआ है। पर जब तक कनेक्शन से, तभी तक तो ऐसा है ना, जब हमने कनेक्शन हटाए, मान लो इनपुट ही हटा दिया तो ये भी चला जाएगा। ये समझने वाली बात है, आउटपुट चला जाएगा, क्योंकि हमने दूसरी चीज़ नहीं करी। हमने इनपुट दे तो दिया पर उसको होल्ड नहीं कराया। अभी होल्ड कराने के लिए हमें आर और एस को 0 देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, मान लो कि हमसे बोला गया है कि 1 को स्टोर करके दिखाओ, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। पहले आप 1 डालोगे, मतलब 1 डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ओके, तो 1 डालने के लिए ये करना पड़ेगा, ये 0 ये 1। ओके, 1 डालने के लिए हमने एस वाले पे 1 दिया, 1 डोमिनेट से ये 0 बन गया, वो 1 बन गया। ओके, 1 डोमिनेट से 0 बन गया, 1 गया, ये सेट हो गया। मतलब अब इसमें इस जो भी सर्किट है इसके अंदर वैल्यू क्या जाके बैठ गई, 1 बैठ गई, इसके आउटपुट में 1 मिल रहा है। ओके, अब इसको होल्ड कराना है तभी वो स्टोर होगा। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज से लिखा है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, आप इसमें 0 0 दो, दोनों इनपुट में। तो इसमें तो ऑलरेडी 0 दे रहे थे आर में, आप एस वाले में भी 0 दे दो 1 की जगह। तो जो ये 1 वैल्यू थी ये इसमें होल्ड हो गई। तो ये तरीका है इसमें स्टोर करने का। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि हमें 0 को स्टोर करना है, 0 को स्टोर करने के लिए हमें 0 को राइट करना पड़ेगा। सेम फिर होल्डिंग का वही तरीका, होल्डिंग का तो तरीका ये S0 R0। और इसको 0 करने के लिए हमें Q को 0 बनाना पड़ेगा, मतलब रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने का मतलब कि R पे 1 दे दो और S पे 0 दे दो। ओके, तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम स्टोर कैसे करते हैं। और स्टोर करने के लिए होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। होल्ड करने के लिए R और S दोनों इनपुट्स को 0 करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉक का काम क्या है, और अगर कभी पूछा जाए कि क्लॉक की ज़रूरत क्या है तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्लॉक हम यूज़ क्यों ही करते हैं। तो क्लॉक की ज़रूरत क्या वो समझते हैं। क्लॉक एक इनेबल की तरह काम करता है, ये तो सबको पता है कि क्लॉक अगर हम लगा देते हैं तो जब तक क्लॉक हाई नहीं होगी तब तक हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब इनपुट आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो क्लॉक का ये काम है। दूसरा, क्लॉक कंट्रोल करता है, इनेबल करता है, कंट्रोल करता है, एक ही बात है, और होल्ड करता है वैल्यू को। वो सीखते कैसे। अब हमने क्या किया, बेसिक से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, 2 इन्वर्टर लगाए थे। उसके बाद हमने इस बेसिक में हमने आगे बढ़ा दिया, इसमें फीडबैक दे दिया। फिर हमने इन्हीं 2 इन्वर्टर को इस तरीके से ड्रॉ किया, ये दोनों सेम है। ओके, इसका इनपुट इसमें और इसका इनपुट इसमें। फिर हमने इसी इन्वर्टर को चेंज कर दिया, किससे, इससे चेंज कर दिया, नॉर गेट से। फिर वही इसका इनपुट इसमें, इसका इनपुट इसमें। अब इस चीज़ से हम एक लेवल और ऊपर बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन नॉर गेट में हम इसके पीछे जाएंगे, लगाएंगे 2 एंड गेट। इन इनपुट जो हमने इनपुट दे रहे थे इसमें हमने एंड गेट लगाया, और जो हमारे पुराने इनपुट हुआ करते थे अब उनको एंड गेट में दे देंगे। हर एक एंड गेट में एक एक इनपुट, मतलब इसमें R और इसमें S। बट इसमें हम क्या करेंगे, बीच में डालेंगे, इनमें दोनों में कॉमन इनपुट दे देंगे जो कि क्लॉक। अब इससे क्या होगा, एंड गेट में अगर कभी भी 0 आ गया तो वो आंसर 0 दे देता है। ओके, और अगर दोनों 1 नहीं हुए तो वही आंसर 0 देता है। मतलब कि अगर इस एंड गेट से हमें आगे आउटपुट चाहिए तो इस क्लॉक का 1 होना ज़रूरी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस एंड गेट या नीचे वाले एंड गेट से भी हमें आंसर चाहिए तो इस क्लॉक का 1 होना ज़रूरी है। अभी क्लॉक 1 होगा और अगर R 1 होगा तो हमें आउटपुट यहाँ 1 मिलेगा। अगर क्लॉक 1 है, मान लो S 0 है,
अब दोनों में से फिर वही बात कि एक 0 हो गया तो मैं यहाँ पे आंसर 0 मिल जाएगा। ओके, 0 मिल जाएगा। बट क्लॉक का तो होना ज़रूरी है। आर और एस का जो वैल्यू है वो आगे तभी पहुँचेगा। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें समझो कि जो आर है वही आर हमें आगे मिल रहा है, जो एस है वही सेम एस हमें आगे मिल रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन एंड गेट के लगाने से। फ़र्क तब पड़ता है जब हमारा क्लॉक 0 हो जाता है। अगर क्लॉक 0 हुआ तो फिर यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हमने एंड गेट लगा भी दिया और क्लॉक को 1 करके छोड़ दिया तो जो हम आर में दे रहे हैं वही आगे जा रहा है, जो एस में दे रहे हैं वही आगे जा रहा है। मतलब मेरी बात का मतलब समझो कि अगर यहाँ एंड गेट है और यहाँ क्लॉक हाई है तो ये एंड गेट किसकी तरह काम कर रहे हैं, बफर की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए, एस और आर के लिए। क्यों, जो हम एस में दे रहे हैं वही हमें आगे मिल रहा है, जो आर में दे रहे हैं वही आगे मिल रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब क्लॉक हाई होगी। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, सारी चीज़ किसकी हाथ में आ गई, क्लॉक के हाथ में आ गई। तो ये जो पहला वाला केस है इसमें क्या दिखा रहे हैं कि क्लॉक 0 है, क्लॉक 0 है तो आगे, क्योंकि एंड गेट है तो 0 ही जाएगा, मतलब ये होल्ड कर देगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंटरव्यूज़ में पूछते भी, क्लॉक का काम क्या है, क्लॉक क्या हेल्प करता है। तो आपको खुद ही दिख रहा है कि क्लॉक को 0 देने से आपका डेटा होल्ड हो गया। तो अब क्या है, आर और एस दोनों को 0 देना ज़रूरी नहीं है। मान लो हम इसको 1 दे रहे हैं और इसको 0 दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्लॉक 0 है और हमें आउटपुट में 0 0 मिल रहा है, 0 0 मतलब होल्ड। तो एस और आर क्या है, फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि क्लॉक 0 था तो क्लॉक ने अकेले ने मिलके डेटा को होल्ड करा दिया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है क्लॉक की। और क्लॉक कंट्रोल करता है, जब तक क्लॉक 1 नहीं होगा तब तक हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो वही चीज़ देखते हैं, ये क्लॉक है हमारा, ये क्लॉक हमने यहाँ पे 1 करके छोड़ दिया। अब हमारा ये सर्किट किसकी तरह हो गया, सेम हो गया। मतलब जो आर हम यहाँ दे रहे हैं वही आर यहाँ पे मिलेगा और वही एस हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद मान लो कि हमने एस में 1 दिया तो 1 डोमिनेट्स, तो वो ये 0 बना देगा, ये 1 बना देगा, ये सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ कब हो पा रही है, जब हम क्लॉक को दे रहे हैं। और कुछ भी मतलब कुछ भी बिना रीज़न के नहीं है। अब तुम सोचो यहाँ पे एंड गेट ही क्यों लगाए, तो उसका रीज़न है भाई, अकेला एंड गेट ही तो ऐसा है कि अगर यहाँ पे मान लो और गेट लगाते तो फिर क्लॉक लगाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो एंड गेट की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है ना कि अगर क्लॉक 0 हो जा रहा है तो आगे कुछ जा ही नहीं रहा, क्योंकि अकेला एंड गेट ही ऐसा कर सकता है। मतलब हमें यहाँ पे वो गेट चाहिए था जब दोनों इनपुट हाई हो तभी वो आगे दे, और एटलीस्ट ये क्लॉक वाला हाई हो। तो मान लो ये क्लॉक है, ये आर है, ये क्लॉक है, ये एस है, तो ये हाई है तो वो हाई दे देगा, ये क्लॉक हाई और ये 0 है तो वो 0 दे देगा। मतलब एस हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो ये चीज़ कौन कर सकता है, एंड गेट कर सकता है। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है क्यों ऐसा किया गया है। तो एंड गेट को यूज़ किया, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो जो एस यहाँ पे जा रहा था वो फिर से यहीं पे जा रहा है, बस बीच में एंड गेट डाला और उसमें एक इनपुट हमने क्लॉक दे दिया। तो ये लगभग समझ में आया होगा चीज़ें। उसके बाद एडवांटेज ऑफ क्लॉक, क्लॉक एक इनेबल की तरह काम करता है, ये हमने देखा। ओके, एंड गेट की वजह से कंट्रोल करने का काम करता है और होल्ड करने का काम करता है क्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्लॉक को 0 करके आप होल्ड करा सकते हैं वैल्यू को। अब एकदम सिंपल में देखते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसको एक बॉक्स बनाओ, 2 इनपुट डालो और अंदर लिख दो एस आर और 2 आउटपुट निकालो, अंदर ही लिख दो क्यू बार और यहाँ पे क्लॉक दे दो, ये क्लॉक है। ओके, सिंपल सी क्लॉक है। क्लॉक बहुत तरीके की होती है, वो भी आगे पढ़ेंगे। ये क्लॉक हो गई। अब क्या है कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर की चीज़ें वो क्या है, ये लगभग यही चीज़ है। ये जो पूरा सर्किट है इसको बॉक्स के अंदर डाला है। बॉक्स के बाहर क्या है, 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट है बॉक्स के बाहर। तो ये जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको बॉक्स के अंदर हमने बना दिया। और ये याद रखना है, याद क्या रखना है कि जो हमारा क्यू बार होता है वो एस वाली साइड में होता है ना, और जबकि एस यहाँ पे हमने ऊपर दिखाया है तो वो इसलिए हमने इसको ऊपर से नीचे डाल दिया है। और जो आर होता है वो हमारा ऊपर वाली साइड होता है, क्यू की साइड में होता है। ओके, तो यहाँ पे समझ लेना, ये जो आर है ये क्यू की साइड में है और एस जो है वो इसकी साइड में है, ये अपोजिट है। फिर क्या करेंगे जो हमारा टेबल हुआ करता था 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 पे तो इनवैलिड हो गया, मतलब डोंट केयर। 1 0 मतलब सेट हो गया, 0 1 रीसेट हो गया और ये होल्ड हो गया। मतलब यहाँ पे क्यू अगर बार पूछा जा रहा है तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ये क्यू n+1 अगर पूछ रहे हैं तो ये आ गया। अब हमने ये VEM वेरिएबल एंटर्ड मैपिंग में ये देखा था कि इसमें हमने तीसरा वेरिएबल भी घुसा दिया इस के मैप में, 2 वेरिएबल के मैप में। मतलब असल में ये 3 वेरिएबल का के मैप था
उसको हमने इस तरीके से इन वैल्यूज़ को यहाँ पे निकाला जो हमने पहले देख चुके हैं। हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई ये एस प्लस आर बार क्यू। इसकी मदद से ये जो हमने ग्रुपिंग करी और डोंट केयर को लेके क्वाड बना लिया, तो उसकी मदद से हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। ये टेबल को दोबारा से मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये होल्ड 0 0 पे 1 आ गया, आर पे 1 आ गया तो रीसेट, एस पे 1 आ गया तो सेट, और दोनों 1 आ गए तो इनवैलिड। तो ये याद कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यू प्लस इज एस प्लस आर बार क्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि ये जो हमारा इन्वर्टर वाला है और एक हमारा ये लैच वाला है, मतलब नॉर वाला है, ओके, दोनों अलग हैं। इसका जो एप्लीकेशन है ये काउंटर्स में यूज़ होता है ना, रजिस्टर्स में यूज़ होता है, और ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह यूज़ होता है, SRAM में यूज़ होता है। ये हमने पहले देखा ही था। तो इसमें क्या होता है, मेन चीज़ क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें केवल मेमोरी होती है। ये जो इन्वर्टर वाला लैच होता है इसमें केवल मेमोरी होती है, क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स। और अगर बात करें ये नॉर वाले की या SR लैच की बात करें तो उसमें वो 3 काम कर सकता है। मेमोरी तो की तरह काम तो कर ही सकता है, होल्ड कर सकता है, बट वो रीसेट भी कर सकता है और सेट भी कर सकता है। तो ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है ये क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर्स वाले में और क्रॉस कपल्ड नॉर गेट वाले में। तो ये समझने की चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अलग तरीके का लैच जो कि है डी लैच। तो हमने बेसिक देखा SR लैच, उससे आगे बढ़ेंगे डी लैच। इसमें कुछ भी नहीं किया है। इसमें क्या किया है कि जो हम यहाँ पे S देते थे उसमें तो मतलब उसी S को D बना दिया, S इज इक्वल टू D, बट जो R होता था वो उसका इन्वर्टर डाल के D बार बना दिया। तो R जो है अब यहाँ पे वो R इज इक्वल टू D बार हो गया। ओके, तो ये डिफरेंस किया है एक। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये एक सिंगल इनपुट सिस्टम है, एक फ़ायदा तो ये हुआ, और इसमें डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल इनपुट सिस्टम में एक ही इनपुट डालेंगे और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखते हैं, मान लो 2 स्टोर 1, इसमें अगर 1 स्टोर करना है तो 1 स्टोर करना है तो सॉरी, इसमें हम D को 1 डालेंगे। अब इसमें देखो, इसी डायग्राम से देख लो चाहो तो, वरना नीचे वाले से देख लो, इससे भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि ये अपोजिट जुड़े होते हैं। हम इसमें लिखते हैं S को ऊपर है तो D को 1 देंगे, मतलब वो Q बार को 0 बना देगा। 1 डोमिनेट्स वो 0 बना देगा, Q बार 0 है तो Q 1 बन जाएगा। तो ये तो इसका हो गया कि इसमें हमने 1 को राइट कर दिया, तो D को 1 देके और क्लॉक को भी 1 देगी। क्लॉक देना ज़रूरी है, क्लॉक जब तक ये क्लॉक है ये 1 हो जाएगा, क्लॉक नहीं देंगे तब तक काम नहीं करेगा सर्किट। तो हमने इसको सेट कर दिया बोले तो, या फिर इसको 1 को इसमें राइट करा दिया। अब होल्ड करने के लिए क्या करना है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं करना, क्लॉक को 0 कर देना है। मतलब D SR इन पे नहीं जाना, केवल क्लॉक को 0 कर दो, वो होल्ड हो गया। ओके, तो ये 2 काम किए हमने 1 को स्टोर करने के लिए। तो देखते हैं, ये जो था इसमें हमने क्या किया, D को 1 दिया, तो D कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये 1 गया, फिर ये 1 गया, क्लॉक तो 1 है ही, तो ये Q बार 0 बना, जो मैंने ऊपर बताया अभी। अब Q बार 0 बन गया तो उसकी वजह से जो Q है वो 1 बन गया, वो सेट हो गया। और Q1 क्यों बना, क्योंकि ये 1 दे रहे हैं तो ये 0 दे रहे हैं। अब ये समझो कि D को 1 दे रहे हैं तो ये अपने आप 0 हो जा रहा है, हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मतलब D किसके इक्वल था, D S के इक्वल था, ये R है, तो S में हमने जो भी दिया R में अपने आप उसका अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और फ़ायदा है, यहाँ पे क्या है कि इनवैलिड स्टेट कभी नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पे 1,1 हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जो पहला इनपुट है दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पे 1,1 हो नहीं सकता और 0,0 भी नहीं हो सकता, बट हमें करना नहीं है, क्योंकि 0,0 हमारा कौन काम कर दे रहा है, क्लॉक काम कर दे रही है 0,0 का। ओके, वो हमें करना भी नहीं है। तो ये फाइनल हमारा सर्किट बन गया। तो सेम सर्किट जो पहले होता था वही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि यहाँ जो बाहर से इनपुट आता था उसकी जगह इसी इनपुट का इन्वर्टर उठा के, मतलब इसका इन्वर्ट पार्ट उठा के हमने यहाँ डाल दिया। बाकी सेम सर्किट है जो पीछे SR का था। तो ये अंतर है। इसी तरीके से 0 को स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 को स्टोर करने के लिए 0 को राइट करो, 0 को राइट करने के लिए D को 0 कर दो। मतलब आप जो D पे दोगे वही वहाँ पे जाके राइट हो जाएगा। D को 0 कर देंगे। अब देखो D को 0 किया, क्योंकि D को 0 किया तो ऊपर वाले में 1 गया, 1 डोमिनेट्स तो ऊपर वाला 0 बन गया Q, और Q 0 बन गया तो Q बार 1 बन गया। क्योंकि D 0 दिया, इसका मतलब इसका जो इन्वर्टर के बाद वाला इनपुट है वो इसका उल्टा हो गया 1। ओके, तो हमें क्या सीखना है, हमने बेसिक क्या सीखा, अगर आप 0 दे रहे हो और क्योंकि ये 1 है तो ये 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है, तो अब हमें ये नहीं पता कि दूसरा वाला वो क्या है, वो 0 है, अभी तो नहीं पता। तो हमें 0 की तरफ नहीं भागना है, हमें भागना है 1 की तरफ। मतलब जहाँ भी इनपुट में हम अगर 1 दे रहे हैं, क्योंकि 1 डोमिनेट्स इन केस ऑफ नॉर लैच,
या नॉर गेट वन डोमिनेट्स, इसको हमेशा याद करना है, हैशटैग वन डोमिनेट्स। तो नॉर गेट में वन डोमिनेट्स, तो क्योंकि हमने यहाँ 0 दिया, अब इससे हमारा काम नहीं चल रहा तो हम इसका ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि क्लॉक 1 है, और ये 1 हुआ तो इसका आउटपुट दे देगा 0। बस यहाँ से हो गया काम, ये 0 हो गया तो नीचे वाला इसका अपोजिट 1 बन गया। अब ये 1 बन गया, ये क्यों बना होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 हो रहा होगा, अपोजिट वाला हमारा 0 होगा, दूसरा वाला इनपुट जो कि दिख ही रहा है कि 0 है, तो ये उसको 1 बना देगा। तो यहाँ से 0 तो हमने कर दिया राइट, अब उसको होल्ड करने के लिए सिंपल सा क्लॉक को 0 कर दो तो वो होल्ड हो गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, वन इनपुट सिस्टम है, अगर आपको 0 को राइट कराना है तो D में 0 दे दो, 1 को राइट कराना है तो D में 1 दे दो, है ना। बाकी होल्ड कराना है तो क्लॉक को 0 कर दो। और दूसरा क्या फ़ायदा है, इनवैलिड स्टेट नहीं आ सकती, और 0 0 की ज़रूरत नहीं है 0 0 लाने की। तो यहाँ पे देखते हैं कि बाकी इसका डायग्राम अगर देखें तो वो ये है कि ये D है तो नीचे R वाले में इसका बार आ रहा है, ओके। और बाकी एक चीज़ और देख ली थी कि ये जो S होता था D के इक्वल है, तो ये इससे जुड़ा होता है और R इससे जुड़ा होता है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ तो याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि D लैच को हम बना कैसे सकते हैं। D लैच को अगर बनाना है हमें, ओके, इसकी टेबल को तो D और Q बार के फॉर्म में बनाते हैं। अब क्योंकि D 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं, और इससे आउटपुट 2 बनेगा, 0 1 और 1 0 1 1, मतलब 4 पॉसिबल D और Q के 4 पॉसिबल हमारे वो हो सकते हैं। अब D इक्वल टू 0 देंगे तो ये रीसेट कर देगा, तो रीसेट करने का मतलब कि ये 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। ऐसे ही जब D को 1 दे रहे हैं तो ये क्या कर देगा, इसको D को 1 दे रहे हैं तो ये इसको 1 कर देगा, सेट कर देगा, ओके। ये तो हमें पता ही है कि वो उसको सेट कर देगा D को 1 देने पे, ये नेक्स्ट स्टेट को। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो ये तो बेसिक सा से हमने डी फ्लिप फ्लॉप या लैच के बारे में देखा। अभी फ्लिप फ्लॉप नहीं बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं और लैच उसमें क्या डिफरेंस है वो सब देखेंगे। उसके पहले ये समझते हैं कि ट्रिगरिंग किस तरह की होती है, क्यों, क्योंकि क्लॉक जो होगी हमारी, अब क्लॉक के अंदर जो बात आएगी वो मेन चीज़ ट्रिगरिंग होगी, जो कि 2 तरीके की होगी, ओके। 2 में भी दो तरीके की होंगी, मतलब ऐसे 4 हो गए। तो क्लॉक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन 4 में से किसी भी तरीके की क्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, ओके। वो देखते हैं कैसे। तो मान लो कि ये क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक पल्स है। अब ये जो इसका क्लॉक पल्स का ये जो एरिया होता है ये होता है लेवल। एट द सेम टाइम ये जो हाइट होती है ये होती है एज। ये 2 एज हैं, एक लेवल है एक क्लॉक में, ओके। ये 2 एज हैं और ये 2 लेवल है, और लो लेवल भी 2 हो गई। ये जो नीचे वाली क्लॉक है, मतलब जब क्लॉक लो है तो ये भी एक लेवल है, लेवल भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई। तो ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है पॉजिटिव लेवल, समझने वाली बात है। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ये है नेगेटिव लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक 0 है, यहाँ पे क्लॉक 1 है, इतनी चीज़ हुई। फिर ये जो हाई ऊपर जा रहा है, ये जो एज है ये है पॉजिटिव एज, जब ऊपर जा रहा है एरो ऊपर बना है ये पॉजिटिव एज है। सिमिलरली ये जब नीचे आ रहा है ये एरो नीचे बना है तो ये है नेगेटिव एज। तो ये 4 तरह की चीज़ें हो गई। तो यही 4 तरीके की हमारी ट्रिगरिंग हो सकती है। ट्रिगरिंग का मतलब क्लॉक हो सकती है कैसे, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक, नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक, ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। तो ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी। अब लेवल और उसमें क्या अंतर है ये समझना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, मान लो ये क्लॉक है, ये क्लॉक पल्स है ये वाली शुरू में 0 थी, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। अब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है, मान लो इस क्लॉक की जो है वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग है। पॉजिटिव लेवल का मतलब कि यहाँ पे ये 1 गया, ओके, ये समझेंगे। और D हमने दिया इनपुट, D हमारा यहाँ पे जाके 1 हुआ है, ओके। अब D में हमने क्या सीखा है कि अगर हम 0 दे रहे हैं तो 0 आउटपुट में मिलता है, और 1 दे रहे हैं तो 1 आउटपुट में मिलता है, मतलब D इक्वल टू Q भी होता है, ये भी हमने सीखा है। D इक्वल टू Q भी होता है, या Q बार बोले, Q प्लस बोले तो इसके इक्वल ही होता है। आप जो D दे रहे हो वही होगा। तो जब आपने यहाँ पे हमारा 0 है तो हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे क्लॉक तो हमेशा 1 है, अभी जिसकी बात करें यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से 0, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 0, तो ये सेम दे देगा। जब तक क्लॉक हाई है, मतलब क्लॉक 1 है तो सेम डेटा देगा। अब क्या होगा
क्योंकि ये सेम हो गया तो जैसे ही क्लॉक को जीरो करेंगे तो ये डेटा होल्ड हो जाएगा। हमने ये सीखा ना, क्लॉक को जीरो करते हुए डेटा जहाँ पे सेट था वहीं होल्ड हो गया। तो ये लिखा भी है कि सेम एज प्रीवियस होल्ड, तो ये डेटा जो था ये होल्ड हो गया, इतनी ड्यूरेशन के लिए होल्ड हो गया सेम। अब डी क्या है मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्लॉक जीरो दे दी गई है, तो क्लॉक जीरो दे दी गई है तो क्या सीखा था कि ये एंड गेट होता है और इसमें एक क्लॉक होता है बीच से वाला, एक ये ऊपर डी है मान लो। तो जब क्लॉक ही जीरो दे देगा तो इसके आगे तो जीरो ही मिलेगा, तो फिर हमारा फंक्शन ही नहीं होगा सर्किट का, है ना। तो क्योंकि क्लॉक जीरो है तो वो होल्ड कर रहा है, तो ये सेम डेटा हमने यहाँ पे होल्ड करा दिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये अगली हमारा क्लॉक आई, अगला लेवल आया ये क्लॉक का, तो लेवल आया तो ये भी 1 है और ये वाला भी 1 है, तो ये 1 होगा। पर जैसे ही हमारा डी ज़ीरो हुआ तो क्योंकि हमारा डी ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगा और ये हमेशा रहेगा आगे तक। उसके बाद अगली क्लॉक आएगी लो वाली, अब क्योंकि ये ज़ीरो है और अगली क्लॉक होल्ड कर देगी तो फिर ये ज़ीरो ही रह जाएगा, अगेन होल्ड फिर से होल्ड। तो ये देखा हमने। अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं दिखाता हूँ एज ट्रिगरिंग को। यहाँ हमने लेवल ट्रिगरिंग देखी, ओके। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये याद रखो कि होल्ड कितनी ड्यूरेशन के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्यूरेशन है जहाँ पे क्लॉक ज़ीरो थी यहाँ होल्ड हुआ है, यहाँ होल्ड हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि जब लेवल एंड हो जाए, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, जब लेवल हमारा एंड हो जाए तो होल्ड कब होगा, जब लेवल एंड हो जाए तब होल्ड होगा। मतलब लेवल हमारी कहाँ एंड हो रही है, इस मूवमेंट पे एंड हो रही है, ये जो मूवमेंट है ये वाला, इसको मैं बना रहा हूँ, इस मूवमेंट पे एंड हो रही है तो होल्ड होगा। अब आगे देखते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। ये क्लॉक है, ज़ीरो थी 1 हो गई। अब इस ये बनाया हुआ एरो, ठीक है, ये पॉजिटिव एज है। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एज ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा मतलब क्लॉक इनेबल हो गई, इनेबल तो थी। मान लो कुछ इस तरीके का डी है, तो जब तक क्लॉक ज़ीरो है तब तक तो आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से क्लॉक हाई हो गया और डी भी हाई था। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट है क्योंकि ये एज की बात कर रहा है, यहाँ पे मेन चीज़ समझने की क्या है ना कि जब एज एंड हो जाए, एज एंड हो जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है समझना, अगर किसी को समझना है एक बार में। तो यहाँ पे एज एंड हो रही है, एज यहाँ से शुरू हुई इस जगह से और इस जगह एंड हो गई, जिस जगह एंड हुई वहीं से होल्ड होना शुरू हो जाता है, आप समझो। उसके बाद क्लॉक हाई है कि लो फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो पहला एज है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ एंड हो गया। तो इसको इसीलिए ऐसा करके बनाया, ये जो देख रहे होंगे आप कि ये जो इतना बड़ा एरो करके कि पूरा इतनी ड्यूरेशन के लिए होल्ड होगा। अगली बार फिर वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि इस वाली एज पे हमारा डी क्या था और यहाँ से शुरू हुआ, मैं अगर दिखाऊँ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ पे एज ख़त्म होगा फिर उसके बाद वो होल्ड करना शुरू कर देगा। तो सोचो यहाँ पूरी इतनी ड्यूरेशन के लिए होल्ड होता है। अब देखो क्योंकि इस जहाँ पे एज शुरू हुई थी वहाँ पे डी 1 था और इसलिए आउटपुट भी 1 हो गया, और जहाँ पे एज ख़त्म हुई वहाँ पे भी D1 है, मतलब उस जगह D1 ही है, तो इसलिए आउटपुट D1 हो गया। अब वो होल्ड होके रह जाएगा पूरा 2 क्लॉक पल्सेस तक, एक हाई एक लो, वो होल्ड होके रह, जब तक अगली एज पॉजिटिव एज नहीं आएगी तब तक हमारा आउटपुट बदल नहीं सकता। ये समझने वाली बात है। यही चीज़ वहाँ पे भी थी, बट वहाँ थोड़ा डेफिनेशन अलग थी। यहाँ पे ये बड़ी देर में ख़त्म हुई, लेवल इस जगह ख़त्म हुई, इस जगह, और जब तक अगली लेवल यहाँ आई, जब तक अगली लेवल नहीं आई तब तक होल्ड रहा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जब तक अगला एज नहीं आ जाता है तब तक वो होल्ड करेगा। तो ये जो पूरी ड्यूरेशन है, पूरी ड्यूरेशन में हमारा होल्ड है आउटपुट, ओके। अब इसके बीच में डी क्या था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से उसने इस जगह पे देखा, इस जगह पे उसने चेक किया, इस वाली सेकंड लेवल पे, ये फर्स्ट एज है, सॉरी ये सेकंड एज है, सेकंड एज पे उसने चेक किया कि D1 है। अब D1 है तो आउटपुट भी वो हाई कर देगा, ओके। और आउटपुट तो पहले से हाई है तो इस वजह से वो फिर से हाई ही रहेगा, होल्ड कर देगा हाई। तो एक बार हाई हुआ और वो हाई ही चलता जा रहा है। तो थोड़ा सा पॉज करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें होल्ड पूरी ड्यूरेशन के लिए है। जब एज एंड हो जाए तब से ही होल्ड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब लेवल एंड हो जाए तब से हमारा होल्ड होना शुरू होता है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस तो कोई भी समझ रहा होगा कि ये क्लॉक है, तो लेवल हमारा इतना लंबा है और एज केवल मूवमेंट का होता है, एज केवल ये है, ओके।
तो अगर लेवल की बात करें तो जब लो होगा तब होल्ड होगा, ये लेवल ख़त्म हुआ इसके बाद होल्ड होगा। और एज की बात करें तो पूरी इतनी ड्यूरेशन के लिए होल्ड होगा। जब अगला एज आएगा, ये अगला पॉजिटिव एज यहाँ पे आया, अगला पॉजिटिव एज ये आया, तो तब तक होल्ड होगा। तो ये इतना डिफरेंस है एज ट्रिगरिंग में, लेवल ट्रिगरिंग में। तो हमको जिस तरीके की ज़रूरत पड़ती है हम वैसा यूज़ कर लेते हैं। अब इनके सिम्बल्स भी देख लेते हैं। ये क्या है, एज। एज को बनाने के लिए क्लॉक को इस ट्राइंगुलर टाइप का बनाते हैं अंदर बॉक्स के। और अब इसमें ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में तो कुछ नहीं, एरो बना दिया। नेगेटिव में क्या करते हैं, जहाँ भी नेगेटिव टाइप की ट्रिगरिंग होगी, चाहे एज हो चाहे लेवल, उसमें बबल बना देंगे। ऐसे यहाँ नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में बबल बना दिया। और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में कुछ भी नहीं है, कोई एरो नहीं है। तो एरो बबल दिखाता है नेगेटिव को, और ये जो एरो है ये दिखाता है हमारा एज को। ये 4 तरीके के डायग्राम हो गए। इस तरीके से हम ट्रिगरिंग को दिखाएंगे सर्किट के डायग्राम में। यहाँ लेक्चर 4 भी खत्म होता है।